सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करूंगा। जिस हिसाब से उन्होंने हमारे मुद्रा लोन में युवाओं के लिए 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए किया है, जो बेरोजगार युवा नवयुवक उनको एक फ़ायदा होगा। और दूसरा, सरकार की ओर से सभी तबके के, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो और अन्य सभी क्षेत्रों में, एक बहुत बढ़िया बजट है जो सबके गरीब के हित में और आम जनता के हित में यह बजट है। और मैं धामी जी का आभार प्रकट करूंगा कि क्योंकि उन्होंने एक जो उत्तराखंड में दैवीय आपदा निरंतर आ रही है, जिससे यहाँ के व्यवसाय हो, यहाँ के पर्यटन के क्षेत्र में हो, निरंतर जो है नुकसान हो रहा है, तो केंद्र सरकार है माननीय मोदी जी ने एक विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री जी के इसमें होने वाली क्षति को केंद्र एक आर्थिक पैकेज के रूप में यहाँ उत्तराखंड में देंगे। और उसी हिसाब से धार्मिक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से विशेष सहयोग उत्तराखंड को दिया जा रहा है। मैं इस बजट को एक आम जनता का बजट मानते हुए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, आज केंद्र सरकार का जो बजट पारित हुआ है वो मैं तो ये कहूँगा कि वो दिखावा मात्र है। हम पहाड़ी राज्य के प्रवेश के हैं और पहाड़ी राज्य को बिलोंग करते हैं। आज पहाड़ी राज्यों के लिए कुछ भी नहीं मिला। केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को केंद्र में रख के ये बजट बनाया गया है। आज युवाओं के लिए जो इन्होंने 5,000 की इंटर्नशिप का वो किया है, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था और उसी को इन्होंने उठा के रखा है। लेकिन ये आगे भूल गए कि कांग्रेस ने उसमें पक्का रोज़गार देने की भी बात युवाओं के लिए करी है। अगर इस इंटर्नशिप 5,000 के बाद अगर पक्के रोज़गार की अगर बात होती तो युवाओं के कुछ भविष्य की बात होती, लेकिन ये भी दिखावा मात्र है, केवल छलावा भर मैं कहूँगा। और जहाँ बेरोज़गारों के लिए कुछ नहीं है, तो उनके साथ साथ ही किसानों के लिए भी इस बजट, आज के बजट में कुछ भी नहीं है। जो उनकी एमएसपी की मांग थी वो भी जो है इनके द्वारा इग्नोर करी गई है। और जहाँ तीसरे क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज ये कुछ भी इस बजट में नहीं है। आज हमारे इस पहाड़ी राज्य की बात करूँ, पहाड़ी राज्य में एक विशेष पैकेज की मांग यहाँ पर उठती आई है। पैकेज का जो दर्जा था वो मिलना चाहिए था, लेकिन ये आज जो है यहाँ के इस उत्तराखंड की जनता आज बहुत ही मायूस है। ये बागेश्वर से जो हमारी टनकपुर तक की रेल लाइन थी, उसमें भी इसका रेल लाइन के मामले में भी इनके बजट में कुछ भी नहीं है। और न युवाओं के लिए है, न बेरोजगारों के लिए है, न किसानों के लिए है। और इनकम टैक्स की जो स्लैब में इन्होंने 50,000 की जो छूट दे रखी है, ये निमित्त मात्र कमी बहुत कम है। आज जो कर्मचारी हैं ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे, उन कर्मचारियों की उसमें भी कोई भी बात इन्होंने नहीं रखी है। और कर्मचारी आज मायूस है और कर्मचारी बहुत हतोत्साहित है आज के इस बजट को देखते हुए। महिलाओं के लिए आज के बजट में कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए नहीं रखा इन्होंने बजट। स्वास्थ्य सुविधाओं का इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और न ही इस महंगाई को रोकने के लिए कोई विशेष इन्होंने कोई राहत इस आज के बजट में दी गई है। और मैं सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आज के उत्तराखंड के लिए इन्होंने विशेष, जब जो प्लाइन यहाँ से हो रहा था इस उत्तराखंड से, उसमें प्लाइन के रोकने के लिए इनको विशेष, वैसे तो विशेष पैकेज की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन जो प्लाइन यहाँ पर हो रहा है, पूरे पहाड़ खाली हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी आज इस कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र या कहेंगे हम पर्वतीय राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। और कुल मिलाकर के आज का ये कोई भी वर्ग विशेष जो है आज के बजट से खुश नहीं है। कुल मिलाकर के आज का ये बजट जो है निराशाजनक। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 23 जुलाई की तारीख का आम लोगों से लेकर खास समुदाय के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वजह मोदी सरकार से एनडीए सरकार में तब्दील हुई देश की सरकार का ये पहला बजट और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से ये 11वां बजट है। आज जो बजट पेश किया गया 2024-2025 के लिए, इस बजट पर हर किसी की नज़र थी। क्या यह बजट राजनीति के बदलते मिजाज को दर्शाएगा? क्या इस बजट से समाज के हर तबके को, खासतौर पर हाशिए पर पड़े वर्ग को सौगात मिलेगी? क्या यह बजट
जिसे आम बजट कहते हैं। आम लोगों का भी बजट होगा। आम लोग, युवा को काम, बेरोजगारी की जो ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी की विकलांग समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय होंगे, पलायन रोकने से लेकर खेत में फसलों के लहलहाने की क्या स्थिति होगी, उद्योग को रफ्तार कैसे मिलेगी, विदेशी निवेश में कैसे इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से उछाल मारेगा, और देश की जो विकास की जो स्थिति है वो सब चीज़ें किस तरह से समाहित होंगी। बजट पर राजनीतिक छाप कितनी पड़ी है। मोदी सरकार से एनडीए सरकार में तब्दील होने के बाद गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है, तो गठबंधन का क्या प्रभाव है, देश को आगे देखने का जो 2047 का विजन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं वो इसमें कितना है, और शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक दीर्घकालिक दृष्टि कितनी है, बजट का इम्पैक्ट क्या है, बजट के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत कैंपस के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हनुमंत ओली से बात करते हैं। बहुत आपका स्वागत है हनुमंत जी। 2024-25 के बजट की क्या आप एक निचोड़ बताएंगे, क्या इसमें खास है और क्या होना चाहिए था। 2024-25 के बजट में सबसे खास बात देखी जाए तो इस गठबंधन सरकार का बजट है, क्योंकि इसमें आप 2014 से 2024 के बीच का अंतराल में जो बजट आते थे उनमें आप देखें तो सरकार पूर्ण बहुमत सरकार होने के कारण वो कुछ इस तरीके की नीतियां अपनाती थी जहां पर हमें ये चीज़ लगती थी कि ये जो सरकार है एकदम स्पष्ट अपने विचारों की और अपनी विचारधारा में स्पष्ट है। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर सरकार गठबंधन वाली है एवं ये जितने भी गठबंधन के अवयव हैं इनको साथ में लेते हुए चलने की कोशिश कर रही है। गठबंधन सरकार में कुछ की पॉइंट्स जैसे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे या प्लानिंग की बात कर रहे थे। हम मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत 2047, लेकिन जब ये विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो विकसित भारत 2047 तो हमें बनाना है, लेकिन वो कैसे बनेगा, तो उसको सीढ़ीदार तरीके से जो ये हमारा इस साल का बजट है इसमें नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जा रही है। एवं इसमें जैसे इनके जो फोरकास्ट की बात करते हैं, किसान, गरीब, महिला और यूथ, तो ये इसमें हमें नज़र आता है कि हमें जो हमारे सबसे बेसिक पॉइंट्स है उसमें सरकार अब फोकस करना शुरू कर रही है। अब 2023-24 का अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ था कल, उसकी बात करें तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि बेरोजगारी दर 6.7% के आसपास है। तो इन सब चीज़ों को सरकार ने ध्यान में रखते हुए यूथ को एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जोड़ने के लिए इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की कोशिश की है। तो जिस तरह के हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात करते हैं, जीडीपी के बढ़ने की बात करते हैं, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना एम्प्लॉयमेंट के कैसे मुमकिन है। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए जो उपाय इसमें जो किया गया है, उपाय के इंटर्नशिप अलाउंस देने की जो बात है जी, तो क्या वो पर्याप्त है। ऐसे भी कुछ कदम होने चाहिए थे जो इससे व्यापक होते। मुद्रा लोन का जो तस्वीर बढ़ाई है, मतलब 10 लाख के स्थान पे उसको 20 लाख किया गया है मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा, तो क्या ये कोई राहत नौजवानों को देगी, बेरोजगारों को देगी, ये क्या और उपाय होने चाहिए। सर असल में मुद्रा लोन की जो ये लिमिट बढ़ाई गई है ये उनके लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने मुद्रा लोन को पहले लेकर मुद्रा लोन को चुका दिया है, यानी जिन्होंने चुका दिया है वो अब जाकर 20 लाख का लोन ले सकते हैं, या जो चुकाने की प्रोसेस में है वो आगे चलकर लोन को चुकाएं और 20 लाख का लोन ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हर कोई नहीं कर सकता है, तो हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ को ध्यान देना है, जिस पर सरकार ने बढ़िया फोकस किया इस बार। इन्होंने
अगर इंडिया में कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए तक लोन देना है, तो उसमें 3% का सबवेंशन दे रखा है। और जैसे कि 1000 इंडस्ट्रीज के साथ इसके डेवलपमेंट की बात की गई है और उसमें 5000 रुपये स्टाइपेंड की बात की गई है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आने वाला जो हमारा यूथ है वो स्किल्ड होगा, क्योंकि हमारे भारत में देखा जाए तो जनसंख्या है, हमारे पास लेवरेज है, अब हमारे पास पॉपुलेशन है तो हमारे पास वर्क करने का लेवरेज है, लेकिन जब तक वो लेवरेज का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तब तक वो जनसंख्या का होना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस बार के बजट में उत्तराखंड के लिए क्या खास है? उत्तराखंड को जो उम्मीदें थी वो इसमें कितनी पूरी हुई है? रेल प्रोजेक्ट जो लटके हुए हैं, खासतौर पर टनकपुर बागेश्वर जौलजीबी की बात होती है, तो उन मामलों में और अन्य जो उत्तराखंड को लेकर बजट क्या कहता है? सर, फाइनेंस मिनिस्टर अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने उत्तराखंड का नाम लिया कि यहाँ पर अतिवृष्टि और बादल फटने से जो परेशानियाँ हुई हैं, प्राकृतिक आपदाओं से जान माल को हानि हुई है, उसके लिए यहाँ के लिए स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन कितना दिया जाएगा अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है और सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है। और अगर हम इसमें देखें तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि सिर्फ बजट ही एक मात्र सहारा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ में तो वो उत्तराखंड पर खासा ध्यान देते हैं, तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से ये बजट सही है। न ज़्यादा इसमें उत्तराखंड के लिए ऐसा कुछ अलोकेशन हुआ है, लेकिन ये है कि जहाँ पर उत्तराखंड के लिए सबसे अधिक परेशानी थी, जैसे डिज़ास्टर प्रोन एरिया है यहाँ पर, तो उसमें उन्होंने बात की है। अब क्या आगे क्या होता है और जब पूरा फाइनेंशियल बिल आएगा तभी पता चल पाएगा कि उत्तराखंड के लिए क्या अलोकेशंस हुए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और खेती ने जी कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा सहारा दिया, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को कंधा दिया। जी तो इस बजट में किसानों के लिए, क्योंकि किसान लगातार आंदोलित रहे हैं 2020 से और उनकी अपनी समस्या है, एमएसपी को लेकर है, फसलों के मूल्य के साथ साथ जो कृषि लागत लगातार बढ़ रही है, तो और अनेक स्थानों पर, बल्कि देश के बहुत स्थानों में जंगली जानवर से लेकर जो सामान्य पशु हैं वह भी खेती के लिए चुनौती बने हैं। तो कृषि को कितना प्रायोरिटी इसमें दी गई है? आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्लाइमेटिक चेंज को वो हार्श जो क्लाइमेटिक चेंज हमारे अभी समय में हो रहा है, इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि ये 109 क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को रिलीज करेंगे, जिनसे जो आम जनता है या आम किसान है वो अपनी पैदावार बढ़ाएंगे और इन्हीं पर आगे डेवलपमेंट होगा। तो हमारे जो क्लाइमेटिक चेंज की हमें अभी सिचुएशन देखनी पड़ रही है, इससे जो कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इसको मिटिगेट करने में आसानी होगी। और अगर किसानों की आय की बात की जाए तो इस बार के भाषण में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बढ़िया बात की कि जो एमएसपी है कॉस्ट से 50% अधिक दिया जाता है, जिससे कि किसानों को अपने जितना भी उनका खर्चा आया उसमें कोई परेशानी ना आए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जी उनको लेके बजट में, ये बजट एलोकेशन से लेकर जो हम 2024-25 का जो एलोकेशन है और उसको हम कंपैरिजन अगर करें 2023-24 के जो एलोकेशन हुआ और जितना कुल एक्सपेंड उसमें खर्च हुआ, दोनों में भी अंतर रहा। तो इसको कैसे बेहतर करने के लिए बजट रोशनी डाल रहा है? सर, अगर शिक्षा की बात की जाए तो बजट एलोकेशन सही है, 1.25 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उसका एलोकेशन आप किस तरीके से करते हैं और उसको आप ग्राउंड लेवल में किस तरीके से परिभाषित कर पाते हैं, मुद्दा ये है। अब बजट एलोकेशन अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन अगर आपका बजट एलोकेशन 100 रुपये हो रहा है और आपका खर्चा 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये हो रहा है, तो ये सोचनीय विषय है। क्योंकि आप
कोई भी एलोकेशन करते हैं सोच समझ के करते हैं। वहाँ पर जब एलोकेशन किसी भी मिनिस्ट्री के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि अपने वो फुल 100% कैपेसिटी के साथ काम कर सके। अगर वो 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा है तो इस पर सवाल उठते हैं कि स्वास्थ्य की बात की जाए तो लगभग 90,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है इस बार। इसमें भी अब यही है कि ग्राउंड लेवल में कितना परिभाषित हो पाता है। पिछले साल का अगर इकोनॉमिक सर्वे में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज लगभग 60% के बजट एलोकेट किया हुआ खर्च हो रहा है। तो 30% बजट का एलोकेशन होने के बावजूद खर्चा न होना, ये अभी सोचनीय विषय है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, हायर इनकम ग्रेड के लोग हैं, जी जिनके इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ाया गया है, जिस तरह से टैक्स डिडक्शन का इस बार इसको 75,000 किया गया है, जी तो उससे क्या वाकई लोगों को उस दायरे में आने वालों को लाभ होगा या सरकार दूसरी जगह से वो पैसा ले रही है? सर, असल में इसमें यह है कि अगर 7 लाख रुपए तक कोई भी व्यक्ति नौकरी पेशे वाला, खा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पेशे वाला व्यक्ति, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नौकरी पेशे वाले हैं और वो 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स लेते हैं तो उनको कोई टैक्स, 7 लाख रुपए तक उनकी कोई आमदनी है सालाना तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अभी तक जो ये एग्जेम्पशन की बात हो रही थी ये 50,000 हुआ करता था, लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम में ये 75,000 हो चुका है, तो 25,000 का लोगों को फायदा है। अब अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 7,70,000 या 7,75,000 हो रही है तो वो जो 75,000 का इनको एग्जेम्पशन मिल रखा है वो 75,000 का एग्जेम्पशन लें और उनकी जो भी टैक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। नहीं तो आपको 0 से 3 लाख में कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से आगे जो 5% और उसके बाद 7 लाख से ऊपर 10% में, और 12 लाख में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर 15%, 15 लाख तक कोई किसी की इनकम है तो 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%। 15 लाख से ऊपर अगर आपकी कोई इनकम है तो 30%। अभी तक क्या था कि यहाँ पर जो 3 से 6 लाख की टैक्स रिजीम थी उसको 3 से 7 लाख की टैक्स रिजीम बना दिया है। सबसे बड़ा चेंज यही है। और इसमें लगभग 17,500 रुपये का सैलरी पर्सन है उनको प्रॉफिट होगा। यूँ तो आम बजट हर साल 1 फरवरी को पेश होता है, लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव का वर्ष था तो जो बजट पेश हुआ था वो अंतरिम था, और 23 जुलाई को इस वित्त वर्ष के जो 2024-2025 का है उसका बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया। निर्मला सीतारमन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 2019 से वो लगातार वित्त मंत्री हैं और उनका ये कुल जमा 7वां बजट है। तो क्या इस बजट में है ये आम बजट, क्या वास्तव में आम लोगों का बजट है या आम लोगों के नाम पर खास वर्ग का बजट है? क्या इस बार की चुनावी परिदृश्य की छाप इस वर्ष जो गठबंधन की जो सरकार बनी है उसका क्या बजट पे कुछ छाप है? क्या एनडीए के जो सबसे महत्वपूर्ण 2 सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी, उनका बजट पर कितना असर है? जो 2047 के विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसको लेकर जो सपने देखे गए हैं उस दिशा में कितना बड़ा है? बजट से युवाओं की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं? नौकरी के अवसर कितने बढ़ेंगे? किसान जो लगातार 2020 से आंदोलन करते रहे हैं, उनके सपनों को, उनकी मांगों को, उनकी उम्मीदों को कितना पूरा कर पाती है? नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो महिलाओं को लेकर इस बजट में क्या है? इसके अलावा अलग अलग तबके हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगी, औद्योगिक विकास कैसे होगा, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए जो अर्थशास्त्र के जानकार, अर्थव्यवस्था को बारीकी से समझने वाले 2 विद्वान साथी हमारे साथ हैं। जेएनवी के वाणिज्य संकाय के अजय तिवारी साहब हैं और
कोटद्वार से राजकीय महाविद्यालय के अर्थशास्त्र के एचओडी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। पहले अजय तिवारी साहब से। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो आपने जो धन्यवाद सर। जी, आपने जो बजट आज देखा है, जो सुना है, उस बजट में उसको आप एक प्रोस्पेक्टिव, जो एक अपनी नज़र से कैसा देखते हैं, पूरे देश के नज़र से और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की दृष्टि से? सर, सबसे पहले तो हम अपने देवभूमि टुडे के श्रोताओं को सादर नमस्कार करते हैं और बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पे, जो आज पूरा देश बड़े आशा भरी निगाहों से, चूंकि बजट तो हमारे फरवरी लास्ट में, अब 1 फरवरी को पेश किया जाता था, केंद्रीय बजट, आम बजट, लेकिन सरकार जैसे ही बनी, निश्चित रूप से सरकार की मंशा राष्ट्र के सामयिक विकास को लेकर निश्चित रूप से सरकार के मन में एक अच्छी मंशा रही होगी कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाना चाहती है, एक सम्यक प्लान बनाना चाहती है, जिस प्लान को लेकर वो आगे अपने 5 सालों तक या इस साल के विकास का उसका एजेंडा क्या रहेगा, किन-किन संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को ज्यादा व्यय करना है, किन-किन मुद्दों को कितनी संवेदना से देखना है, कितनी संजीदगी से देखना है, ये सारी चीजें निश्चित रूप से सरकार के एक अच्छे मंशा को झलकाती है, बताती है। तो सर, जहां तक बजट की बात है, तो बजट एक संतुलित बजट है और बजट पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं के जो घाव है, जो जख्म, उन पे मलहम लगाने का भी कहीं ना कहीं एक संतुलित प्रयास किया गया है और समाज के हर वर्ग को साधने का भरसक प्रयास किया गया है। इससे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो जो सहयोगी दल है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश की को विशेष पैकेज की झलक भी बजट में साफ-साफ स्पष्ट रूप से सर दिखाई दे रही है। क्योंकि बजट का जो सीधे-सीधे स्लैब दिखाई दे रहा है, बजट में हमारे बिहार राज्य को लगभग 37,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। निश्चित रूप से बिहार में जो बाढ़ की समस्या हर साल आती है, बाढ़ के बचाव कार्य के लिए और बिहार के साम्यक विकास के लिए निश्चित रूप से 37,000 करोड़ रुपया मील का पत्थर साबित होगा। सर, आपने अभी कहा कि हमारे उत्तराखंड के उसके लिए क्या है, निश्चित रूप से देश के लिए तो बजट कुल मिला के संतुलित है, लेकिन अगर उत्तराखंड के चश्मे से देखें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, बात अगर उत्तराखंड की करें, तो उत्तराखंड की जो सर एक सबसे बड़ी समस्या है, तो उत्तराखंड में आपदा एक और संवेदनशील विषय है और प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल करोड़ों का जान माल का नुकसान होता है सर। तो सर, इस बजट में जिन लोगों की जानें दैवीय या प्राकृतिक आपदाओं में चली जाती है, उनके जान की भरपाई तो सर नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक मवेशियों, घरों, मकानों का नुकसान होता है, उनको लेकर राज्य और केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है और केंद्र और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन हुए लाचार लोगों, शोषित, वंचित और समाज की मुख्य धारा में जो लोग अभी ढंग से नहीं आ पाए हैं, उनका या समाज की मुख्य धारा के लोगों का अगर थोड़ा भी नुकसान होता है, तो सरकार की वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। तो ऐसे में दैविक और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए जो उत्तराखंड को एक विशेष पैकेज दिया गया है, निश्चित रूप से सर ये स्वागत योग्य है। नाकाफी है, लेकिन स्वागत योग्य है। उत्तराखंड की कुछ और भी समस्याएं हैं, जिनके ऊपर सरकार को थोड़ा और पहल करना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड ने सरकार को 5 की 5 सीटें दी हैं, तो निश्चित रूप से सर अपेक्षाएं तो बढ़ ही जाती। तो जैसे उत्तराखंड की एक जो मूल समस्या है, वो है रोजगार। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ के लोग पलायन करते हैं। सर, सरकार को बजट में हम आशा भरी निगाहों से तो जरूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाए, क्योंकि पहाड़ी दूसरा एक जो यहाँ चिकित्सा की सम्यक व्यवस्था नहीं, तो चिकित्सा के दृष्टिकोण से सर 2-3 ही मेडिकल कॉलेज है और ज्यादा मेडिकल कॉलेज जैसे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले को मेडिकल कॉलेज का वो मिल रहा है। ऐसे ही अगर इसी तर्ज पे हमारे उत्तराखंड में भी हो तो बड़ी अच्छी बात है। केंद्र और राज्य सरकार में कदम ताल मिला के विकास की एक नई इबारत लिख रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही सर थोड़ा सा और हमारे उत्तराखंड पे, क्योंकि उत्तराखंड सर एक बहुत आकांक्षी राज्य है अपने आप, यहाँ की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, उनका कोई पूरे देश में कोई जोड़ नहीं है।
लेकिन सर इसके विकास के लिए एक मेड़ बांधना होगा, एक निश्चित रूप से एक दिशा और दशा तय करनी होगी, जिससे उत्तराखंड का एक सम्यक विकास संभव हो। आपका आप बहुत बहुत आप जी। दूर से जुड़े हैं, व्यस्त समय में आपने वक्त दिया है, इसके लिए बहुत आपका आभार। तो अब जो बजट है, तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था राजनीति से भी जुड़ी है, 2014 और 2019 के जो हालात थे राजनीतिक रूप से, एक पार्टी की सरकार थी, भले ही गठबंधन था, लेकिन अब जो 2024 में जो हालात हैं, तो राजनीति का बजट पर कितना असर आप देख रहे हैं? और शिक्षा से लेकर उत्तराखंड की जो तमाम कोर इशूज है, एजुकेशन और हेल्थ उसमें सबसे ज़्यादा है, पलायन को रोकने के लिए शिक्षा के साथ काम भी की भी ज़रूरत है। तो शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे? और आपने जो बजट को देखा है, तो इस बजट में और अकेली भाजपा के सरकार जब होती थी वो 2014-19 में, तो क्या फर्क देखते हैं? और बजट का ओवरऑल आपके नज़र से किस तरह? मैं बजट के बारे में आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा और जो भी आपके प्रश्न है उनको सभी को समाहित करने की कोशिश करते हुए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में जब से हम आजाद हुए हैं, जब से हम बजट पेश कर रहे हैं, दो तरह से बजट को देखा जाता है। एक तो परंपरागत तरीका है बजट को देखने का, जो कि अर्थशास्त्र से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और दूसरा नजरिया है कि जैसे आपने पूछा कि सोसाइटी इसको किस तरह से देखती है, आपका पॉलिटिकल विंग किस तरह से देखता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। तो इसके परिप्रेक्ष्य में पहले ये समझना हमें होगा कि जो आपने 2014 की बात यहाँ पर उठाई, 19 की बात उठाई, तो आइडियोलॉजिकली 2014 से ही जो हम बजट देखते हैं और फिर 19 के पड़ाव पर देखते हैं एक बजट, और अभी हम 24 पर हैं। इसमें जो पहले परंपरा रही है वो ये रही है कि बजट मीन्स, जो अर्थशास्त्र में हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी है, समझा भी है और लॉजिकल भी है। बजट मीन्स वार्षिक बजट से मतलब होता है सबसे पहले, यानी कि एक वर्ष का लेखा जोखा आगामी वर्ष के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। साथ में हम ये भी बताते हैं कि गत वर्ष में जो हमारा बजट रहा उसमें हमने कितना खर्च करा, जो हमारे लक्ष्य थे वो कितने पूरे हुए, यानी कि आउटकम बेस्ड बजट होता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि बजट तो वार्षिक आधार पर होता है। अब जब हम बजट को आर्थिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी, राजनीति की दृष्टि से भी, उन सबको हम मिक्सअप कर देंगे और हम आगामी वर्ष की बात नहीं करेंगे और 2047 तक की, 1000 वर्ष आगे तक की, 500 वर्ष आगे तक की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में बजट को लेकर वो पिक्चर क्लियर नहीं होती है जो कि एक आसानी से होनी चाहिए। जैसे मैं आज भी बजट देख रहा था, थोड़ा बहुत जो भी देख पाया अपने समय के अलावा, जो हमारा ऑफिस का समय होता है उसके अलावा जो भी देख पाया, कि पहले जो बजट आया करता था उसमें जो मीडिया आपका है वो जो उसकी एक्चुअल हाईलाइट है उसको दिखाया करता था। अब मैं यहाँ पर बात का थोड़ा सा रुख चेंज करूंगा, मैं मूल उस पर आता हूँ कि जैसे बजट से पहले हमेशा से परंपरा रही है, कल भी हुई, वो होती, इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाएगा कि 23-24 में जो हमारे लक्ष्य थे वो कितने पूरे हुए। तो इकोनॉमिक सर्वे यदि हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सरकार स्वयं ये मान रही है कि जो इस समय हमारे देश में 14, 19 और 24 में जो हम लोग आम चुनाव में गए, सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने था अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। यहां तक कि हम लोगों ने काफी चर्चा करी, मीडिया ने भी चर्चा करी, आपका भुखमरी वाली, यानी कि हंगर इंडेक्स की बात भी करी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में स्वयं माना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 6.7% पर है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है, हमारा जीडीपी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है,
जीडीपी का जो टारगेट है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। भले ही हम आज बोलते हैं बजट में इस वर्ष के कि 2047 में हम इतना होंगे, यहाँ पर बात ये आती है कि एक साल का हमने क्या टारगेट दिया है, कि जो जीडीपी का टारगेट है हमारा, जीडीपी कितने परसेंट का बजट है 2014 में जो हमारी रिसिप्ट थी। क्योंकि देखिए, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो सामान्य रूप से बच्चों को समझाने के लिए यही बोलता हूँ कि भाई आप देश का बजट तो तब समझेंगे जब आप अपने घर का एक बजट की व्यवस्था समझने की कोशिश कीजिए। पहले घर का जो बजट होता है उसमें भी यही फंडा या जो फंडामेंटल इन्वॉल्व होता है यही होता है। किसी भी घर का बजट में आपका क्या है, मतलब इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग कैसे होगी, किन किन मदों में क्या क्या आउटगोइंग होने वाली। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जब हम घर के रूप में देखते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है रिसिप्ट हमारी कितनी है और एक्सपेंडिचर हमें कितना करना है। ये सभी जानते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कि वी आर बाउंड टू इनकर रहेगा और कुछ में ऐसा होता है कि जो कि हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वही से देश का। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 2014 की आपने बात करी, जीडीपी का 10% हमारा 2014 में थी टैक्स रिसिप्ट, 2021 में भी 11.5% पे रही और 2023 में भी जो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है वो बोल रहा है 11.5% पे ही है हमारा जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ, इनकमिंग हमारी परसेंटेज उतनी ही बनी हुई है। अब तुरंत जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी इनकमिंग में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही परसेंटेज वाइज, ऑफ कोर्स क्वांटिटी में हो रही होगी, क्योंकि जीडीपी यदि थोड़ी इंक्रीज होगी, सपोज कीजिए 100 पॉइंट से इंक्रीज हो गई तो 15 रुपए उसमें हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, 11.5 बल्कि कहना चाहिए, 15 भी नहीं, 11.5 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हमारी टैक्स रिसिप्ट सरकार का डॉक्यूमेंट बोलता है कि उतनी परसेंटेज में इंक्रीज नहीं हो रही, तो सबसे पहले सवाल ये आता है, जो हम ये कहते हैं जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन हो गया, कहाँ 1 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़ के थे, 1,80,000 करोड़, 1,84,000 करोड़ कलेक्ट हो गया। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि वो बजट में यदि वास्तविक रूप से आपको प्राप्त हो रहा है और इतनी ही वृद्धि हो रही है तो वो पैसा बजट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा। अब जब ये आप समझ लेंगे और आपके दर्शक, तो बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अभी। दूसरा, यदि किसी की आइडियोलॉजी किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने की, किसी भी योजना को बनाने की आइडियोलॉजी ये है कि हम कोई योजना लॉन्च करेंगे और पहले योजनाओं का रिव्यू नहीं होता था, हम रिव्यू करेंगे और उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड बनाएंगे। तो अब यहाँ सवाल आता है कि मैं आपको एक क्विक रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा। पहले जैसे अभी तो लेटेस्ट जो चल रही है, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र है, एनईपी। एनईपी में जो भी बातें करी, जो भी हमने सुना कि एनईपी में क्या क्या सुधार होगा, तो नेचुरल बात है कि उसमें बहुत सारे पदों के सृजन की बात थी, नई व्यवस्थाओं की बात थी, क्लासरूम टीचिंग के इम्प्रूवमेंट की बात थी, नए इक्विपमेंट्स की बात थी, आधुनिकीकरण था, नया सिलेबस था। ये बड़ा बट नेचुरल है कि जब आप ऑल टुगेदर सिलेबस चेंज करेंगे तो आपको बुक्स भी उसी अनुसार लानी पड़ेगी। वो बुक्स पब्लिश कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट करेगा, प्राइवेट करेगा तो क्या वो छात्रों को अवेलेबल है। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एनईपी है, मनरेगा है, स्मार्ट सिटी है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, पीएम मुद्रा योजना है, गति शक्ति योजना है, बहुत सारी ऐसी आपने सब नाम सुने होंगे, 14 से लेकर आज तक 24 तक, बहुत लंबा समय हो गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना है ना। अभी मैं हाईवे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवेज की, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वो वाली बात कर रहा हूँ जो आपका बजट अलग हटके दिखाता है किसी भी योजना को। उसमें आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी है, बहुत सारे पीएम आशा योजना है, पीएम पोषा योजना है, पीएम रोजगार योजना है, पीएम आरोग्य योजना है, आरोग्य मिशन है। तो ये जितनी योजनाएं हैं, अब आप इसमें जब ध्यान करेंगे, फ्लैशबैक में हम सोचेंगे
कि 14 में जितनी योजनाएं लॉन्च हुई उसका कोई आउटकम हमको पता चला? 19 में जितनी योजनाएं हुई, जो बजट प्रोविजन हुआ उसका आउटकम पता चला? नहीं पता चला। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कि पहले रूसा कहलाता था, अब पीएम ऊषा हो गया है, आपको पता होगा। तो पीएम ऊषा में 23-24 में 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया। एस्टिमेशन भी ये रहा कि 1500 करोड़ हमारे खर्च होंगे। खर्च हुए 500 करोड़। अब केवल एक इस एस्पेक्ट से आपको ये पता लगेगा, क्योंकि शिक्षा से सब जुड़ा है। केवल एक शिक्षा में यदि आपका बजट डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 1500 करोड़ खर्च करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करने वाली बात है। बहुत कुछ हो भी सकता है देश में, लेकिन यदि 500 करोड़ ही खर्च हो पाए एक साल में, तो इस परफॉर्मेंस को कौन चेक करेगा कि आउटकम क्यों नहीं आ रहा है, फील्ड पर योजना क्यों नहीं आ रही है, जो योजना है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। आयुष्मान भारत, देखिए ये सभी के समझ में आने वाली योजना है, सभी से जुड़ी हुई योजना है। पहाड़ हो, पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इसमें 7,200 करोड़ का लक्ष्य रखा, 6,800 करोड़ खर्च हुए। इस बार भी बजट कहें तो उतना नहीं बढ़ा है, 7,300 करोड़ का प्रावधान है। इसी तरह से पुलिस बल का आधुनिकीकरण, 3700 करोड़ की जगह 250 करोड़ खर्च हुए। अटल पुनर्जीवन और शहरी सुधार मिशन, जो अर्बन रिन्यूअल मिशन है, जो उसकी बात हो रही है, 8,000 करोड़ की जगह मात्र 5200 करोड़ खर्च हुए। तो जब इस तरह से आप देखेंगे, पूरा स्वच्छ भारत मिशन देखिए, ये भी सभी से जुड़ा हुआ है, पहाड़ हो, प्लेन हो, नॉर्थ ईस्ट हो। स्वच्छ भारत मिशन में 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था खर्च करने का, प्रावधान भी करा हुआ था। 2550 मात्र, मतलब लगभग आधे खर्च हुए। तो नेचुरल बात है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अब इस बार फिर 5,000 करोड़ करा हुआ। अब जब इस बार भी 5,000 करोड़ करा हुआ है, तो यही समझने वाली बात है कि बजट तो बचेगा। तो जो आपका, इसका कहने का पर्पज ये, इस तरह की बहुत सारी योजना है, तो लगभग 80 से 100 योजना है, जिनमें लगभग सब में यही स्थिति है। परफॉर्मेंस वाइज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जैसे ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 54,000 करोड़ के अगेंस्ट 32,000 करोड़ खर्च। सरकार का भी एक दायित्व होता है कि केवल ये बताना दायित्व नहीं होता कि हम इतने लाख करोड़ खर्च करेंगे, इतने हजार करोड़ खर्च करेंगे, इससे 20 साल बाद ये फायदा हो जाएगा, 50 साल में ये हो जाएगा। उसका दायित्व ये भी है कि साल दर साल ये देखे कि उस बजट का आउटकम देश को क्या होगा। बेरोजगारी आपकी 6.7% सरकार खुद मान रही है। अब बात आती है SC ST, जो कि ये भी एक प्रमुख हमारा घटक है, देश का भी, विकास के दृष्टि से भी, संविधान की दृष्टि से भी, और सोसाइटी की दृष्टि से। अब अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति का बजट 6300 करोड़ था लास्ट ईयर, 5400 करोड़ खर्च हुए। अनुसूचित जनजाति को 2050 का बजट था, आप आश्चर्य करेंगे मात्र 450 करोड़ खर्च हुए। अब इस बार फिर 2140 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बजट में, तो अब ये भी संभावना है कि खर्च ना हो इस साल। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस तरह सारी योजनाओं पे आप चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 48 लाख करोड़ का बजट है, जो 48 लाख करोड़ का दिख रहा है बजट, उसमें बहुत संभावना है कि पिछली साल की ही फिगर वापस आ जाए या पिछले साल के बराबर भी खर्च ना हो पाए। तो बजट को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि बजट केवल दावों की चीज नहीं है, इरादों की चीज नहीं है, केवल दिखावे की चीज नहीं है। बजट एक ऐसी चीज है, जैसा मैंने फिर से रिपीट करूंगा, घर के लिए भी, जहां एरिया में हम रहते हैं वहां के लिए भी, जिले के लिए भी, राज्य के लिए भी, देश के लिए, सेम पैटर्न पे चलता है। आपके पास जो आय आ रही है वो किस जरिए से आ रही है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्विटेबल है या नहीं है,
और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल यदि है तो वो क्या वास्तव में धरातल पर पहुंच रहा है या नहीं, तब उसका वास्तविक लाभ होता है। अब इस नए बजट की बात करूं तो इसमें एक दो आशाजनक चीजें जो मुझे दिखी हैं वो यही वाली दिखी है कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लाए हैं इस बार, हालांकि जिन लोगों को बारीकी से इसका भी पता है वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हमेशा से इंटर्नशिप प्रोग्राम रहा है, अप्रेंटिसशिप जिसको कहते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और वो पेड होता है। जो आज भी पुराने आईटीआई वाले हैं, आईटीज वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, वो सब बता दें कि जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं किसी कंपनी में तो वो कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाती ही है, जैसे कि किसी भी ऑफिस में उठाया जाता है, और प्लस आपको पेमेंट भी करती है। लेकिन उसी को सरकार ला रही है, ये अच्छी बात है, सरकार ला रही है, वो चाहे ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग लेगी, जैसा कि बताया गया 500 टॉप की कंपनी से उन्होंने बात करी होगी, तो ठीक है, छात्रों के लिए अल्टीमेट लाभदायक हो। लेकिन अब इसमें भी बात यही आएगी कि जो योजना है उसमें जो प्रावधान, लगभग मैं देख रहा था शायद 2000 करोड़ का प्रावधान करा है इसमें, तो 2000 करोड़ में जो लक्ष्य रखा है वो करीब 3.5 लाख विद्यार्थी रहेंगे इसमें, जो अभी इस बजट में जोड़े जाएंगे। 3.5 लाख विद्यार्थियों में 5,000 रुपये महीना उनको दिया जाना है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग के भी, प्रोफेशनल्स भी, जनरल हायर एजुकेशन भी, आईटीआई भी, सभी तरह के छात्र उसमें रहेंगे, उनमें भी अलग से कैटेगरी करी हुई है। बाकी और जो बारीकियां वो अभी भविष्य में पता लगेगी जब योजना सामने आती है, उसके साथ कंडीशन भी होती हैं बहुत सारी, वो हरी योजना में जुड़ी होती है, तो एक इंटर्नशिप योजना का फायदा मिल सकता है। लेकिन हम इंटर्नशिप और स्किल को विश्व आमने सामने रख के देखते हैं तो यहाँ मैं फिर से कहूंगा कि 14 से लेकर 19 से लेकर 24 स्किल डेवलपमेंट पर यदि हम ध्यान देते हैं कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट पे जितनी बातें हुई क्या वो आउटकम आया, तो हम ये जानेंगे कि स्किल डेवलपमेंट में धरातल पर वही स्थिति है कि हमारा यूथ आज भी स्किल्ड उतनी गति से, उतनी संख्या में, उतने बेहतरी से, उतने अच्छे से नहीं हो रहा जैसा कि डॉक्यूमेंट क्लेम करते हैं। स्किल में जो सुधार हुआ है वो जैसा चलता आ रहा है उसी हिसाब से, यानी कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ध्यान दे रहा है, पहले से उसका रुझान है, पहले से ध्यान देता आ रहा है, पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं, उसको समुचित व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो पहले भी स्किल सीखते थे, आज भी स्किल सीख रहे हैं। इस बजट में डॉक्टर साहब उत्तराखंड के लिए क्या खास है, उत्तराखंड के नजरिए उत्तराखंड के लिए मैं बता पाऊँ, अभी जो बजट मैंने अभी जितना भी देखा है, चूंकि आप जानते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक जो है वो बजट होता तो पूरे देश के लिए है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक फिगर्स जो है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है। या तो पूरा फाइनेंस बिल पढ़े या हम सारी फिगर देखें तो जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है अभी डॉक्यूमेंट, वो बजट एट ए ग्लांस किया हुआ है, उसमें जो मुख्य उन्होंने आधार बनाया, जैसा कि मेरे पहले वक्ता जो थे हमारे तिवारी जी, वो भी बता रहे थे कि बिहार और आंध्र प्रदेश, जो कि आपने कहा कि क्या ये चुनावी बजट है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश को उन्होंने फोकस करते हुए उसमें फिगर बताई है। 37,000 करोड़ बिहार के लिए है, लेकिन इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये फिगर होती है ना, ऐसा नहीं है कि जो बिहार का ओवरऑल केंद्र की तरफ से बजट होता है उसके एडिशन में है, ऐसा नहीं होता है। जब आप फिगर देखेंगे तब वो सच्चाई सामने पता लगेगी कि कितना एडिशनल बजट है। जैसे सभी को पता है इस बार आपदा आई है, डिजास्टर, उत्तराखंड में भी बहुत सी जगह बादल, अभी आपने तिवारी जी ने बात करी थी, ये डिजास्टर जोन हमारा जोन है, तो केवल कहने भर से नहीं होता है कि हम करेंगे, आपको बजट में उसका प्रावधान करना पड़ेगा। जैसे हमारे उत्तराखंड की रेल परियोजना है, कितने समय से लंबित है, सालों साल से लंबित है, दशकों से लंबित है, कई बार बातें हुई हैं, लेकिन उसके लिए बजट प्रावधान कितना है इसका सवाल है। डिजास्टर के लिए बजट प्रावधान कितना है इसका सवाल है। ऑल वेदर रोड के लिए उत्तराखंड के लिए क्या प्रावधान इस साल करा है, सवाल इसका है। मैं तो अभी फिगर देखने में नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकता हूँ। उत्तराखंड की यदि हम केवल बात करते हैं तो आप ये देखिए, रोड की कंडीशन मैंने बताई,
उत्तराखंड की महिलाओं की कंडीशन है, महिलाओं की कोई भी योजना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बजट में बताया कि महिलाओं के लिए यदि कोई योजना लाई गई है तो उसका बजट प्रावधानी खर्च नहीं हो रहा। तो ये बड़ी नेचुरल बात है कि किसी भी योजना में कंट्री में यदि उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, या इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि यदि किसी योजना का देश के विभिन्न हिस्सों में लाभ पहुंच रहा है, तो ये बट नेचुरल है कि जो जितना रिमोट एरिया होगा वहां सबसे कम पहुंचेगा, सबसे देर में पहुंचेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो महिलाओं के लिए योजना होना, रोड के लिए योजना होना, एग्रीकल्चर के लिए कोई योजना होना, डिजास्टर के लिए योजना होना, सबसे पहले इसमें सवाल है प्रावधान होना, प्रावधान का भी खर्चा हो।